हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हिबा और मैं जो हूँ अपनी फैमिली के साथ आज ट्रैवल करने वाली हूँ। और ये सारा ट्रैवल जो है मैंने डॉक्यूमेंट किया है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर जो है बेसिकली छुट्टियाँ हैं 2 वीक्स की और हमारा जो प्लान है वो काफ़ी अचानक से बना। सबसे पहले हमारा जो प्लान है मैं आपको बता दूं, हम जाने वाले हैं एक कंट्री है यूरोप के अंदर जिसका नाम है क्रोएशिया। हम इधर बाई कार बच्चों के साथ ट्रैवल करके जाएंगे। हम निकलेंगे म्यूनिक जर्मनी से, फिर हम ऑस्ट्रिया का बॉर्डर क्रॉस करेंगे। ऑस्ट्रिया के बाद हम स्लोवेनिया एक कंट्री है वहाँ का बॉर्डर क्रॉस करेंगे और फिर फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे जो है क्रोएशिया। तकरीबन ये जो रास्ता है वो 6.5 या फिर कह लीजिए कि 7 आवर्स का है, लेकिन हमें जो है वो 7 आवर्स नहीं बल्कि इससे कहीं ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन वो मैं सब आपको बताती हूँ। अच्छा, कुछ मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने विनियटी लिया है। जब भी आप बाय कार ट्रैवल करते हैं तो आपको 2 तरह के टैक्सेस देने होते हैं। एक तो होता है विनियटी, ये टैक्स होता है आपकी कार का, क्योंकि आपकी कार जो है वो मल्टीपल कंट्रीज़ से जो है वो गुजरेगी, तो उसका आप टैक्स देते हैं। यहाँ पर हमने ऑस्ट्रिया का लिया है 7 डेज़ का विनियटी जो कि तकरीबन 28 यूरोस का था, और स्लोवेनिया का 7 डेज़ का विनियटी लिया है जो कि अराउंड 16 यूरोस समथिंग का था। अच्छा, ये जो विनियटी है ये आप जिस भी कंट्री से ट्रैवल करें, लाइक हम जर्मनी से जा रहे हैं तो जर्मनी से के बॉर्डर को क्रॉस करने से पहले जो भी आपको पेट्रोल स्टेशन दिखे वहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं। हमने जो था वो डिजिटल लिया था। अगर आप पेपर बेस लेते हैं तो आपको एक स्टिकर मिलता है और आपको अपनी गाड़ी के अंदर लगाना होता है। यहाँ पे हुआ ये कि हमने कार पार्क की, लेकिन साथ में जब वो एक बस आ गई थी और किसी टैक्सी वाले ने गलत पार्क कर दिया था, जिसकी वजह से पूरा जो पार्किंग लॉट था पेट्रोल पंप का वो सब, यहाँ पे ज़्यादातर लोग वेनिटी के लिए ही रुके होते हैं या फिर वॉशरूम वगैरह के लिए रुके होते हैं, तो वो बेचारे सब स्टक हो गए थे। मगर वीवर लगी कि हमने बिल्कुल कॉर्नर में पार्क की थी, तो उस बस ने जैसे ही थोड़ा सा पीछे किया, बैक किया, तो हम यहाँ से जो है वो निकल गए। अच्छा, अगर आप वेनियटी नहीं लेते हैं तो इसके ऊपर तकरीबन अराउंड मैंने इंटरनेट पे देखा था 300 यूरोस तक का भी फ़ाइन हो सकता है। तो कभी भी ये गलती ना करें कि आप बाय रोड ट्रैवल करें वेनियटी ना लें। जो लोग ट्रैवल करते हैं ऑब्वियसली उनको तो ये बात पता ही होती है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता मैं उनके लिए शेयर कर रही थी। दूसरा टाइप का टैक्स जो होता है वो होता है आपका टोल टैक्स, जो कि आप रोड्स यूज़ करते हैं, हाईवेज़ यूज़ करते हैं, तो जिस हाईवे से आप गुजर रहे होते हैं उसी हिसाब से वहाँ का टोल टैक्स होता है। अगर आपको टोल टैक्स अवॉइड करना है तो फिर डिफरेंट रूट्स अवेलेबल होते हैं, वो यूजली लॉन्गर होते हैं। जिन्होंने शॉर्ट रूट बनाया होता है उसके ऊपर जो है वो यूजली टोल टैक्स होता है, जो कि हम पे करेंगे और उसकी जितनी भी कॉस्ट है मैं आपको 1 बाय 1 शो करती रहूँगी जैसे जैसे हम आगे ट्रैवल करेंगे। अभी जो है वो जर्मनी में ही है जो है वो इन्फॉर्मेशन गुजरी थी, मगर जर्मन में थी। ऑल्दो हमें जर्मन आती है, लेकिन वो इतनी तेज़ी से गुजरी और पढ़ नहीं सके। बेसिकली ये वो जगह थी जहाँ से हमें ऑस्ट्रिया की तरफ मुड़ना था, लेकिन इन्होंने इसको बंद किया हुआ था और उन्होंने वहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी लगाया हुआ भी था कि आगे जो है आपको काफ़ी सारा ट्रैफिक मिलने वाला है। तो उस वक्त तो मिस हो गया, बट फिर मेरे हस्बैंड ने कहा देखो क्या था वो इन्फॉर्मेशन, तुम वीडियो बना रही थी। तो फिर मैंने वीडियो खोल के देखी तो ऑब्वियसली उन्होंने हमें बताया हुआ था, लेकिन हमसे वो पढ़ने में मिस हो गया। अभी जो है वो तकरीबन हमें 1 आवर हो गया। जैसे मैंने आपसे कहा था कि 6.5 आवर्स की ड्राइव है नॉन स्टॉप, मगर ऑब्वियसली नॉन स्टॉप हो नहीं सकता है, आपको कहीं ना कहीं स्टॉप करना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था, जैसे कि आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबी लाइन थी और तकरीबन हमें 45 मिनट्स इस रश में जो है वो रुकना पड़ा। तो मैंने सोचा अब जब गाड़ी चल ही नहीं रही है, हिल ही नहीं रही है, तो मैंने नील पॉलिश रखी थी लगाने के लिए, तो क्यों ना मैं ये काम निपटा लूँ, क्योंकि घर से निकलते हुए बहुत सारी पैकिंग थी। जैसे आप देख सकते हैं मैंने पाँव के नीचे भी बहुत सारे तेले रखे हुए हैं, बच्चों के पाँव के नीचे भी थे, पूरी डिग्गी भी भरी हुई थी, क्योंकि तकरीबन ये 5 डेज़ हम लोग रहेंगे, तो छोटा बच्चों के साथ सामान जो काफ़ी हो जाता है, तो गाड़ी के अंदर इतनी जगह नहीं हो पाती। और हम जाने वाले हैं एक बीची एरिया में, तो उसका भी एडिशनल सामान था। तो बहरहाल इस स्टाओ यानी ट्रैफिक का फ़ायदा ये हुआ कि मेरी नेल पॉलिश जो है वो लग गई थी, लेकिन इस तरह के ट्रैफिक में बैठना बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब गाड़ी नॉन स्टॉप चल रही होती है तो बच्चे फिर भी इधर उधर देखते रहते हैं, लेकिन अगर वो एक जगह स्टक हो जाए तो फिर उनको इंटरटेन करना बड़ा ही मुश्किल होता है। वैसे ओवरऑल बच्चों के साथ ट्रैवल करना एटलीस्ट बाय ड्राइव बड़ा मुश्किल है। ये तो मेरे हस्बैंड की हिम्मत है और उनको क्योंकि ट्रैवल करना पसंद है तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं, वरना इतना चीखम पुकार और इतनी लड़ाइयाँ बैकग्राउंड में हो रही होती हैं कि वो बर्दाश्त करना वाकई बड़ी मुश्किल हो जाती है। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरा
जो ना वो शॉर्ट सर्किट हुआ, मैंने बच्चों को बहुत डांटा, लेकिन बहरहाल क्या कर सकते हैं। ये हैं ऑस्ट्रियन एल्प्स माउंटेन्स। अब हम जो है वो ऑस्ट्रिया के बॉर्डर के करीब हैं और यहाँ की जो माउंटेन्स हैं वो मैंने सोचा आपके साथ थोड़ी सी वीडियो बना के शेयर करूँ। बहुत खूबसूरत माउंटेन्स हैं। वैसे जर्मनी और ऑस्ट्रिया में मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगता है। हम जब बॉर्डर भी क्रॉस कर रहे होते हैं तो मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगता, सिवाय इसके कि आपको एक गेट के नीचे से गुजरना होता है। अदरवाइज़ जो लैंडस्केप्स हैं, जो रोड्स में थोड़ा बहुत फ़र्क आपको फ़ील होता है। स्पेशली जो बंदा ड्राइव कर रहा हो उसको तो रोड में ज़रूर फ़र्क महसूस होता है, लेकिन देखने में रोड्स के अंदर, नेचुरल ब्यूटी के अंदर, माउंटेन्स के अंदर, सराउंडिंग्स के अंदर मुझे कोई ऐसा चेंज नज़र नहीं आता। और जी हम अब पहुंच गए हैं ऑस्ट्रियन बॉर्डर के ऊपर। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको टोल टैक्स देना होता है, तो यहाँ पे भी जो है वो अगेन यही सर्विस है। एक तो ये चेकिंग होती है, यहाँ पे आपका विनियाटी भी चेक हो जाता है, लोग इंस्पेक्ट भी कर रहे होते हैं थ्रू कैमरास भी। सम टाइम पुलिस भी खड़ी होती है और वो जस्ट ऐसे ही रैंडमली लोगों को देख रही होती है और जिन पे उनको शक होता है उनको समटाइम्स रुकवा के चेकिंग भी करवा लेते हैं। लेकिन आज तक हमारे साथ कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि हमें पुलिस ने रोका हो। यूजुअली स्टूडेंट्स या सोलो जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, मे बी शायद उनको ये फ़ेस करना पड़ता हो, लेकिन हमें कभी फेस नहीं करना पड़ा। अच्छा, यहाँ पर जो ये टोल था इसको उन्होंने माउट के नाम से लिखा हुआ था, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हुए कि हम ऑलरेडी विनियाटी ले चुके हैं, टोल टैक्स ही है नहीं, तो माउट क्या चीज़ है। लेकिन जब हमने गूगल किया तो पता चला कि माउट और टोल जो है वो सेम ही चीज़ है। और यहाँ पे तकरीबन हमने 14.50 टोल जो है वो पे किया। और जो आगे आप देखेंगे जो कि हमने फर्दर टोल पे किए हैं, उसमें सबसे हाईएस्ट जो टोल था वो यही ऑस्ट्रिया का ही था। और जुनीद यहाँ पे उससे पूछ रहे थे कि भाई ये माउट क्या है, लेकिन इन लोगों की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है। वैसे तो ऑस्ट्रिया में जर्मन बोली जाती है, तो जुनीद तो जर्मन में ही बात कर रहे थे, लेकिन वो भी एक्सप्लेन नहीं कर सकी। उसने कहा बस आपने तो देना ही देना है क्योंकि आप यहाँ से गुजर रहे हैं। तो हमने कहा जी अच्छा ठीक है, तो फिर हमने पैसे ले लिए थे। नहीं सॉरी 16 नहीं था, 14.50 जो था वो हमने यहाँ पे अपना पहला टोल टैक्स दिया। मौसम जो है वो थोड़ा सा खुशगवार हो गया। काफ़ी धूप थी जब हम घर से निकले थे और ऑलमोस्ट पूरे ट्रिप पे हमें धूप ही मिली है, सिवाय एक दिन के जिस दिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉम था, तो उस दिन हमने इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया था, वो क्रोशिया में था। लेकिन अभी जो है वो मौसम अच्छा हो गया है। हमारी कोशिश ये होगी कि हम कहीं रुकें और थोड़ा बहुत खा पी लें। यूजुअली जो है मैं कुछ ना कुछ बना के अपने साथ रखती हूँ, ताकि एक तो इससे हमारा टाइम सेव होता है, क्योंकि आप कहीं पे भी थोड़े बहुत चीज़ों के लिए रुकें तो उसमें बहुत टाइम निकल जाता है। और दूसरी बात यह है कि पैसे भी बचते हैं और खाने के इतने ऑप्शंस क्योंकि नहीं होते हैं, तो इसलिए जो है वो इजी रहता है कि आप अपने साथ अपने स्नैक्स लेके चलें। अच्छा जी, अब हम जो है वो नेक्स्ट टूल के ऊपर पहुँच गए हैं। ये हमने स्लोवेनिया के लिए दिया था, जो कि तकरीबन 8.50 का था। बच्चों को वॉशरूम वगैरह और खाना पिला के करके जो है मैं पीछे बैठ गई थी, क्योंकि मेरा छोटा वाला काफ़ी थक गया था। हम ऑलमोस्ट 4 आवर्स से तो ड्राइव कर ही रहे, तो बच्चे जो काफ़ी थक जाते हैं, जो जस्ट फॉर अ चेंज मैं पीछे चली गई थी। यहाँ पे भी हमने टोल दे दिया है और अब हम करीब ही हैं बॉर्डर के, या आई थिंक बॉर्डर क्रॉस कर लिया है, बिकॉज़ रास्ते में बैठे हुए इतना कुछ अंदाज़ा होता नहीं है। लेकिन बट दिस इज़ स्लोवेनिया। हम ऑफिशियली जो है वो यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आपको भी देखने में कोई ख़ास फ़र्क नज़र आ रहा होगा, क्योंकि उसी तरह की माउंटेन्स हैं, उसी तरह की चीज़ें हैं। एज़ यू कैन सी कि हम जो है वो स्लोवेनिया के बॉर्डर से एंटर हो गए। अब यहाँ से हमें ड्राइव करनी है अगेन 2 आवर्स 3 आवर्स की है, और फिर हम क्रोशिया पहुँच जाएंगे। हमारा जो सफ़र था, जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया, 6.5 आवर्स का था, लेकिन हम तकरीबन पहुँचे हैं 9 घंटों में। यहाँ पे हमने अगेन ब्रेक ली। तो बच्चों को वॉशरूम जाना होता है हर थोड़ी देर के बाद, तो ये भी एक मसला होता है कि कहाँ रुके। यूजुअली बीच में स्टेशंस बने होते हैं, एरियाज़ बने होते हैं जहाँ पे आप वॉशरूम्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पेट्रोल पंप था, तो हमने सोचा कि यहाँ पे हम बच्चों को ज़रा फ्रेश अप कराते हैं। और साथ में मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि भाई प्लीज़ आप जो है ना ये अपने गाड़ी जो है ना वो ज़रा प्लीज़ इसको साफ़ कर लें, क्योंकि मैं वीडियो बस बना रही हूँ उसमें से कैप्चर करके, और वो स्क्रीन क्योंकि इतनी क्लियर नहीं थी तो वो बड़ी अच्छी वीडियोज़ नहीं आई थी, गंदी गंदी वीडियोज़ आई थी। तो हम दोनों ने मिलकर यहाँ पे जो है वो गाड़ी साफ़ की है, बच्चों को फ्रेश अप कराया है, और साथ में ली है कॉफ़ी, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे और बच्चों की चीखम पुकार सुनते सुनते जो है वो सर में काफ़ी दर्द हो जाता है।
तो कॉफ़ी इनिशियली तो मुझे जर्मनी की और आसपास के एरियाज़ की इतनी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब आदत हो गई है, ये कॉफ़ी अच्छी लगने लगी है। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं स्लोवेनिया, भी हमने क्रॉस कर लिया है और अब हम एंटर हो रहे हैं उस जगह जहाँ जो हमारी डेस्टिनेशन थी, यानी कि क्रोएशिया। और यहाँ पे भी हमें एक टोल टैक्स देना पड़ेगा, जो कि अभी मैं आपको बताऊँगी। वहाँ क्रोएशिया में हमने 5 डेज़ के लिए एक एयरबीएनबी अपार्टमेंट जो है वो बुक किया है, और इनिशियली हमें वहाँ पे 3 o'clock अराउंड पहुँचना था। हम सुबह 10 बजे के घर से निकले हुए हैं, लेकिन फिर हमने उनको कॉल की, हमने कहा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, हमें जो है ना 5 साढ़े 5 हो जाएंगे। फिर 5:30 भी हमें रास्ते में ही हो गए। फिर हमने उनको दोबारा कॉल किया, हमने कहा नहीं, हमें थोड़ा और टाइम लगेगा, और हम तकरीबन जो है 7 बजे के बाद वहाँ पे पहुँचे हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे हमें 3 o'clock पहुँचना था। अच्छा, ये जो है वो क्रोएशिया का स्मॉल सा टाउन है। यहाँ पहुँच के मुझे डिफरेंस फील आई, इसलिए क्योंकि ये एक कोस्ट लाइन है क्रोएशिया का कुछ पार्ट, जिस पार्ट पे हम ट्रैवल करने वाले हैं वो बीची एरिया है, ओशन से कनेक्ट करता है। तो यहाँ के जो हाउसेस थे, ये एक स्मॉल सा टाउन है जिसमें से हम गुजर रहे हैं, क्योंकि ये स्मॉल टाउन्स बहुत क्यूट लगते हैं, पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। यहाँ पे हट्स बने हुए थे, और अगर आप गौर करें तो इनकी हालत जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। एक वजह तो उसकी ये है कि ऑब्वियसली सी के करीब हैं, तो सी के करीब जब भी कोई घर या बिल्डिंग्स होती हैं तो उनको मेंटेन करके रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सेकेंडली, एज़ कम्पेयर टू जर्मनी, क्रोएशिया जो है वो रिलेटिवली क्या कहेंगे, एक गरीब कंट्री है। आई डोंट नो क्या वर्ड यूज़ होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली इतना इस्टेब्लिश नहीं है जितना जर्मनी है, तो इसलिए यहाँ पे जो घर वगैरह हैं वो उनकी हालत देख के मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि हाँ, थोड़ा डिफरेंस है। तो अभी भी हमारी जो तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव रहती है, ऑल्दो हम क्रोएशिया की जो कंट्री है उसमें दाखिल हो चुके हैं, लेकिन उस बॉर्डर से लेके जो हमारी डेस्टिनेशन है उसमें भी 1 आवर का डिस्टेंस है। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। अगेन टोल जो था उसका क्रोएशिया का, और यहाँ पे हमने टोल पे किया है 1.50। अब आप देखें कि अगर आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं, ऑस्ट्रिया इज़ अ वेरी डेवलप्ड कंट्री और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे हमने 14 समथिंग टैक्स पे किया, फिर स्लोवेनिया था वहाँ पे 8 आया, और अब जो हम ये क्रोएशिया में दाखिल हुए हैं तो यहाँ पे सिर्फ 1.5 यूरो टोल टैक्स था। तो इससे भी आपको कंट्री और कंट्री के बारे में जो है वो थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा। अच्छा जी, थोड़ा सा ही सफ़र रह गया, बच्चे और हम सभी काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि सफ़र तो इतना लंबा नहीं था, लेकिन रुकते रुकाते और ट्रैफिक और ये सब करते करते काफ़ी लंबा हो गया था। यहाँ पहुँचते ही जब हम थोड़ा सा और लाइक स्मॉल टाउन से निकले और अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चल रहे थे, तो हमें फाइनली समंदर दिखा, जिसके लिए हम इतना जतन करके यहाँ तक आए हैं। वैसे तो फ्रांस, इटली, स्पेन आर फेमस फॉर देयर बीचेस। लोग बीच हॉलीडे के लिए वहाँ पे जाते हैं, बट ऑब्वियसली जब भी हॉलीडेज़ आती हैं तो यहाँ के जो रेट्स हैं वो स्काई रॉकेट हो जाते हैं, और कोई लाइक रीज़नेबल चीज़ ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हमारा क्योंकि प्लान नहीं था, हमने ऑन द स्पॉट सोचा कि हमें जाना है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ हैं, तो इसलिए जो है हमें ऑन द स्पॉट सारी चीज़ें फुली बुकड होती हैं, और अगर कोई चीज़ मिल रही होती है तो लाइक वो ट्रिपल रेट से मिल रही होती है। इसलिए हमने क्रोएशिया डिसाइड किया कि हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे भी बीचेज़ हैं, ऑब्वियसली फ्रांस, इटली वगैरह के जो बीचेज़ हैं वो बहुत फेमस हैं, तो ज़्यादा डेवलप्ड होंगे। यहाँ के जो बीचेस थे मुझे तो पर्सनली अच्छे लगे, जैसे कि आप फील देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत क्यूट सी फील है, और साथ इन बिल्डिंग्स के बिल्कुल पीछे जो है वो समंदर है। लेकिन जो एक ड्रॉबैक था वो ये कि यहाँ के जो बीचेस थे वो रॉकी बीचेस थे, सैंडी बीचेस नहीं थे। आई थिंक सैंडी बीचेस जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, लेकिन वाटर बहुत अच्छा था, साफ़ पानी था, बहुत खूबसूरत पानी था, ठंडा भी ज़्यादा नहीं था, क्योंकि जर्मनी में जितनी लेक्स हैं उनका पानी तो बहुत ठंडा होता है, लाइक फ्रीजिंग कूल। तो यहाँ का पानी इतना ठंडा नहीं था, साफ़ सुथरा भी था, और ये इतना क्राउडेड भी नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर टूरिस्ट जो हैं वो उन्हीं साइट्स पे जाते हैं। बाय रोड फ्रांस, इटली भी जाया जा सकता है, मगर उनकी जो ड्राइव है और ज़्यादा लंबी हो जाती है। ये वो शहर है जहाँ पे हम रुके हैं, क्रिक वेनिस इसका नाम है। यहाँ का एक बिग सिटी है रहीका,
उसके पास वाला सिटी है ये। अगेन जो मेन सिटी होता है उधर के रेट्स ज़्यादा हाई होते हैं, तो इसलिए हमने उस सिटी के पास वाला जो एक छोटा सिटी है वहाँ पे अपार्टमेंट बुक किया था। यहाँ के रेट्स रीज़नेबल थे एज़ कम्पेयर टू द बिग सिटी। और ये इट्सेल्फ जो सिटी है ये भी मुझे बहुत क्यूट सा लगा। यहाँ पे भी सारी चीज़ें मौजूद थी, इनका भी सिटी सेंटर था। ऑब्वियसली छोटा सिटी होता है तो उसका सिटी सेंटर भी स्मॉल होता है, उसका सिटी इट्सेल्फ भी स्मॉल होता है, लेकिन मुझे तो इट लुक्स इक्वली ब्यूटीफुल एज़ द बिग सिटी एज़ यू कैन सी। अच्छा, यहाँ से गुज़रते हुए मुझे अपने कराची का डिफेंस वाला एरिया भी याद आ रहा है, क्योंकि हट्स वगैरह जो हैं वो वैसे ही बने हुए हैं, जो फ़िज़ा है और फ़िज़ा की जो खुशबू है वो भी वैसे ही है, तो बहुत अच्छा लगा। और हमें पहुँचते पहुँचते मैंने जैसे कहा था 7 साढ़े 7 बज गए थे, काफ़ी अंधेरा हो गया था। लेकिन जो हमारी होस्ट हैं अपार्टमेंट की, वो एक ओल्ड लेडी हैं, बहुत अच्छी। मैं नेक्स्ट आने वाले व्लॉग्स में, अगर आप फॉलो करेंगे इस पूरी सीरीज़ को, तो मैं आपको उनकी सारी चीज़ें बताऊंगी, मगर वो बहुत अच्छी थी। वो हमारा वेट कर रही थी और शी वाज़ लाइक कि नहीं मैं हूँ यहाँ पर, सो आप आराम से पहुँचें, कोई मसले की बात नहीं है। हम ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच गए। इसी गली में जो है अब जो आपको अपार्टमेंट दिखेगा, बिल्डिंग दिखेगी, वो ये वाली बिल्डिंग, इसमें हम रुकने वाले हैं। इस बिल्डिंग का टूर, आगे हमने क्या क्या किया, वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी। मेरी इस सीरीज़ को देखते रहिएगा, 1 बाय 1 आपको सारी चीज़ें देखने का मौका मिलेगा। और उन्होंने हमारे वेलकम के लिए ये पेस्ट्रीज़ और एक और चीज़ थी, मगर उसमें मीट था तो हमने वो रिटर्न करा दिया था, मगर ये चीज़ और पेस्ट्रीज़ बना के रखी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। स्टे ट्यून में इस ट्रिप की सारी ही चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, जस्ट फॉर अ ग्लिम्स। यहाँ से ऐसा व्यू हमारे सामने दिखता है। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा और आपसे मुलाकात होगी दोबारा बहुत जल्द।